तो दोस्तों, आज मैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैंने ऊपर आई बटन पे डाल दिए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किमदम सेवा को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंचता है जहां उसका दोस्त चट्टान से गिरा हुआ था। किमदम उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है। वो अभी मरा तो नहीं था, पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर के हिसाब से वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, क्योंकि वो सिर्फ चट्टान से गिरा नहीं था, गिरने के बाद उसे बहुत बुरी तरह से मारा भी गया था। किमदम समझ रहा था कि उसके दोस्त ने सेवा को बचाने की कोशिश की और इसके लिए उसे उसकी ऐसी हालत कर दी गई है। इधर मुखिया के जो आदमी सेवा को ढूंढ रहे थे, वो उसे ढूंढते हुए आखिरकार उस गुफा तक पहुंच ही जाते हैं। किमदम मुखिया से मिलने जाता है। मुखिया नाटक करता है कि मेरी मिस्ट्रेस ने उस दिन आपके ऑफिस में जो नाटक किया था उसके लिए उसे माफ कर दीजिए, थोड़ी पगली है। उसे लग रहा था कि जलपरी आपके ऑफिस में छुपी है और उस दिन बीच पे लाश देखने के बाद सब लोग बहुत डर गए हैं कि जलपरी की वजह से और भी लोग मरेंगे। किमदम कुछ नहीं बोलता। इस पे टेबल पे बहुत सारे ऑरेंजेस रखे थे। उस जमाने में ऑरेंजेस हर कोई नहीं खा सकता था, उसे मंगाना पड़ता था और उसके लिए पहुंच चाहिए थी। किमदम को शक तो था ही, पर अब उसके पास प्रूफ भी था कि जिस आदमी की बॉडी बीच पे मिली थी उसे मुखिया ने ही मारा था, क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान उस आदमी के पास से ऑरेंजेस होने के सबूत मिले थे। पहले दिन तो टेस्ट से कुछ पता नहीं चला था, पर दोबारा टेस्ट करने पे एक पार्टिकुलर पॉइजन भी उसके बॉडी से डिटेक्ट हुआ था। हुआ ये था कि जब वो आदमी मुखिया से मिला था तो उसे ऑरेंज और ड्रिंक ऑफर किया गया था। ड्रिंक में मुखिया ने पॉइजन मिला दिया था। किमदम के मुंह से ये सब सुनकर मुखिया मना करता है कि उसे फंसाया जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया। किमदम गुस्से से हाथ पटकता है टेबल पर और तभी उसके आदमी अंदर आके बताते हैं कि जिस पॉइजन से उस आदमी का मर्डर हुआ था वही सेम पॉइजन मुखिया के घर से बरामद हुआ है। मुखिया ये देखकर कि वो फंस चुका है एकदम मना करने लगता है और रोने भी लग जाता है। होंग नान को भी पकड़ लिया जाता है। किमदम उसके गले में तलवार टिकाकर सेवा का पता पूछता है, वरना मार देने की धमकी देता है। सेवा का पता मिलने पे वो पहुंचता है तो देखता है कि सेवा को बहुत बुरी हालत में रखा हुआ है। बंधी हुई तो थी ही, पूरे शरीर में चोट के निशान थे। ये देखकर किमदम बहुत दुखी होता है। वो देखता है कि एक टोकरी में बहुत सारे मोती भरे हैं जो सेवा के आंसुओं से जमा किए हुए थे। होंग नान लोगों को भड़काने की कोशिश करती है कि हमारा लीडर हमें बर्बाद करना चाहता है, जलपरी को बचाने के चक्कर में वो हमें मार डालेगा। ये सुनकर किमदम मोतियों भरी टोकरी लोगों के बीच फेंक देता है और लोग पागलों की तरह चुनने लग जाते हैं। होंग नान खुद भी उन लोगों में शामिल थी। किमदम सेवा से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने आने में देरी कर दी और सेवा की ये हालत हो गई। फिर वो सेवा को गोद में लेकर बाहर निकलता है और कहता है सेवा से कि तुम मुझे सुन सकती हो क्या? मैंने सपने में देखा कि हमारा फिर से जन्म होगा, फिर से हम मिलेंगे और साथ होंगे। तुम बहुत दूर से मुझसे मिलने आओगी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा, पर तुम हमेशा ही मेरे दिल में रहोगी। पास्ट के टाइमलाइन का तो देख लिया, अब करेंट टाइमलाइन में देखते हैं कि क्या होता है। पर उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे के एपिसोड्स अपलोड होने की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस टाइमलाइन में हमने देखा था कि जून च्योंग को आई लव यू बोलने को कहता है क्योंकि वो आवाज़ चेक करना चाहता था, पर च्योंग सिर्फ आई लव यू पे ध्यान देती है और खुश हो जाती है ये मान के कि जून उसे आई लव यू बोल रहा है और कहने लगती है अब तो तुम मेरे हुए ना, तुम सरेंडर कर रहे हो ना। ये सारी बातें उसने जून से ही सीखी थी जब वो लोग स्पेन में थे। उसकी बातें सुनकर जून कहता है ये सब नॉनसेंस बातें कहाँ से सीखी तुमने? तो च्योंग कहती है कि उसे एक बहुत अच्छे इंसान ने बताया था। जून थोड़ा जेलस फील करता है और कहता है कौन था? कोई लड़का था क्या? पागल लगता है, उससे दूर ही रहो। च्योंग उसे डिफेंड करती है तो जून इरिटेट होकर कहता है कि वो इतना ही अच्छा है तो उसके साथ रहो ना, मेरे साथ क्यों हो? और ऐसे भी मैंने आई लव यू इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मुझे वैसा फील होता है, मैं तो बस कुछ चेक करना चाहता था। च्योंग उसे बीच में ही काट के आई लव यू कह देती है, जिससे जून एकदम स्पीचलेस हो जाता है और बात बदल के आगे बढ़ जाता है। जून च्योंग को घर लेकर आता है। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो च्योंग को आवाज़ लगाता है। जून उससे उसी लड़के के बारे में पूछता है जिसके बारे में उसने पहले बताया था। जून पूछता है तुम अब भी उस लड़के से मिलती हो क्या? तो च्योंग कहती है हाँ। जून फिर पूछता है तुमने उसे भी आई लव यू कहा था क्या? तो च्योंग को स्पेन का याद आता है और वो कहती है हाँ कहा तो था। जून गुस्सा करके उसे ऊपर भेज देता है। जून सपने में किमदम को देखता है और अपने दोस्त को चट्टान से गिरा हुआ देखता है। उसकी नींद खुल जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि यह कैसा सपना था। इधर एक कार का पूरी तरह से एक्सीडेंट होता है। उसमें और कोई नहीं बल्कि जून के पापा का ड्राइवर ही था और उस एक्सीडेंट की वजह दे यंग था।
जून के पापा को किसी का कॉल आता है यही बताने के लिए कि उनके ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि वो पीकर गाड़ी चला रहा था। जून का स्टेप ब्रदर नोटिस करता है कि उसकी माँ इस न्यूज़ से काफी खुश लग रही थी। डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ अब भी देयोंग को ढूंढने में लगा हुआ था पर अभी तक कोई इम्पोर्टेंट सुराग नहीं हाथ लगा था। जून, नमदो और तेओ अपने अगले कॉन का प्लान बना रहे थे और अपनी टारगेट जिंजो के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी चोंग वहां पहुंच जाती है। वो पूछती है कि वो लोग क्या काम करते हैं तो जून बहाना बना देता है और ये बताता नहीं है कि वो लोग कौन आर्टिस्ट हैं। चोंग घर से निकली तो देयोंग उसे फॉलो कर रहा था। डिटेक्टिव्स उसी एरिया में उसे ढूंढ रहे थे और फिर उसका पीछा करते हैं पर देयोंग अपना हुलिया बदलकर बच निकलता है। कुछ छोटी बच्चियां एक बच्ची को बुली कर रही थी। वो बच्ची चोंग की दोस्ती थी जो उससे पहले मिली थी। एंड टाइम में चोंग पहुंचकर उसे बचाती है और पुलिस को डराती धमकाती है। वो बुली करने वाली बच्ची जिंजो की बेटी थी और रोते हुए उसके पास जाती है। जिंजो अपनी बेटी के साथ चोंग से लड़ने आती है पर चोंग को देखकर वो थोड़ा इम्प्रेस से हो जाती है क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मिसमैच थे पर फिर भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। जून और तेओ आपस में बात कर रहे थे कि लोगों को कॉन करने के लाइन में कैसे चले आए तो जून याद करता है कि जब वो बचपन में घर से भागा था अपनी माँ को ढूंढने तो उसे नमदो मिला था। जून ने नमदो को बहुत सारे पैसे दिए थे अपनी माँ को ढूंढने के लिए पर नमदो पैसे लेकर गायब भी हो गया था। जून ने बहुत दिनों तक उसका वेट किया था और फिर एक दिन जून ने नमदो को ढूंढ ही लिया था और उससे अपने पैसे मांगने लगा था। नमदो जून से इम्प्रेस्ड होकर उसे खुद के साथ काम करने का ऑफर करता है। जून को पैसे की ज़रूरत तो थी ही तो वो मान जाता है। इधर नमदो चोंग के एक्सरे रिपोर्ट्स लेकर एक डॉक्टर से कंसल्ट करता है क्योंकि अब भी उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि चोंग का फ्रैक्चर इतनी जल्दी ठीक हो गया। डॉक्टर भी कहता है कि इतनी जल्दी ठीक होना तो इम्पॉसिबल है। नमदो और हेसुन इसी बारे में बात कर रहे थे कि हेसुन को कॉल आ जाता है ये बताने के लिए कि वो जिस एंटिक रेलिक्स पे काम कर रही थी वो किसी किमदम नाम के इंसान का था। ये सुन के नमदो को ध्यान आता है कि चोंग का जो ब्रेसलेट है जून के पास उसमें भी किमदम का नाम लिखा है तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। चोंग समुंदर में कूदने वाली थी तो एक लड़का आकर उसे रोकता है और अपने साथ ले जाता है। दोनों एक दूसरे से एक कनेक्शन फील करते हैं। असल में वो लड़का मरमैन था, मतलब कि मेल जलपरी। चोंग कहती है कि उसे बहुत भूख लगी थी और उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो मछलियाँ पकड़ने के लिए समुंदर में कूदना चाह रही थी। ये सुन के वो लड़का उसे सिखाता है कि अपने आँख के नीचे पॉलीथीन रख लो और जो मोती निकलते हैं उसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। चोंग उसे जून के बारे में बताती है कि वो उसे पसंद करती है पर जून अभी उसे पसंद नहीं करता। ये सुन के वो लड़का टेंशन में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर बताता है कि तुम्हारे पास टाइम लिमिट है। जब कोई जलपरी पानी छोड़कर ज़मीन पे आती है तो उसका दिल पत्थर का होने लगता है। इसे बचाने का बस यही उपाय है कि जिस इंसान से तुम प्यार करो वो भी तुमसे प्यार करे। चोंग कहती है कि उसने तो कोई प्रोग्रेस किया ही नहीं है 1 महीने में जून के साथ, तो वो लड़का हेल्प करने की बात करता है। उसका प्लान था जून को जेलस फील कराने का। दोनों इमोशनल मूवीज़ देख के रोने लगते हैं और मोती जमा करते हैं। फिर उससे शॉपिंग करते हैं। वो लड़का चोंग को घर ड्रॉप करने आता है। इस लड़के का नाम यो जोन था। जून दोनों को साथ देखकर इरिटेट होता है और चोंग को डांटकर अंदर ले जाता है। जून के पापा अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में ड्राइवर से मिलने आते हैं। ड्राइवर की वाइफ को ऐसा लग रहा था कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है क्योंकि उसका हस्बैंड पीता ही नहीं था। नमदो बहुत एक्साइटेड होकर जून को बताता है कि वो ब्रेसलेट किसी किमदम नाम के आदमी का है, बहुत पुराना है, तो हमें इसके बहुत पैसे मिलेंगे। पर जून कहता है कि वो ब्रेसलेट वो चोंग को लौटा देगा। ये सुन के नमदो को अच्छा नहीं लगता। जून को अपना सपना याद आता है जिसमें उसने वो ब्रेसलेट देखा था। अगले दिन चोंग बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनकर रेडी होती है। नमदो और तेओ तो उसे देखते ही रह जाते हैं पर जून उसे ड्रेस चेंज करने को कहता है ये कह के कि मेरे घर में रहना है तो मेरी बातें सुननी होगी। जून चोंग को घर के बहुत सारे काम करने को बोलकर बाहर निकलता है नमदो और तेओ के साथ। चोंग घर में अकेली थी तो खुद को रोक नहीं पाती और अपने असली रूप में स्विमिंग पूल में तैरने लग जाती है। पर जून अपना फ़ोन अंदर ही भूल गया था और उसे लेने के लिए वो वापस अंदर आता है। जून चोंग को स्विमिंग पूल में देख लेता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।